हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम्स टू द निखिलेश फिज़िक्स क्लास। एक्चुअली हम यहाँ पे हमारा फिज़िक्स का जो टॉपिक था वो हम कंटिन्यू करेंगे। फिज़िक्स में हमने अभी तक जो लेक्चर्स लिए तो ऑलमोस्ट क्लास 11 के लिए हमने लिया था, वेक्टर्स कंप्लीट किया था हमने, और इस वेक्टर के साथ साथ हमने क्या देखा था, मोशन इन प्लेन्स भी हमने स्टडी किया था। आज हम यहाँ पे क्लास 12 का नया चैप्टर चालू करेंगे, नथिंग बट क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है ना, ये चैप्टर आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 12 के लिए। तो भैया एक सिंपल सा कंसेप्ट है, हमने देखा था कि जो मैटर होता है ना, मैटर एक्चुअली क्लासिफाइड जब हम क्या करते हैं तो क्लासिफाइड हम इस मैटर को 3 टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। एक होता है तो सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैसेस। क्या में हम डिस्टिंग्विश करते हैं, हम इसको 3 पार्ट में डिस्टिंग्विश करते हैं। हम बात करेंगे, सबसे पहले लेसन का नाम ले लेते हैं हम लोग, जब चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स पढ़ेंगे। यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकता है या फिर लेसन का नाम जो भी दिया होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ दिया है। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ दिया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स भी चलेगा। तो जब हम फ्लूइड्स के बारे में बात करेंगे तो उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि भैया जो मैटर एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है ना, इसको हम क्लासिफाइड करते हैं बेसिकली 3 टाइप्स में। ठीक है ना, एक्चुअली 4 टाइप्स में किया जाता है, लेकिन हम 3 टाइप्स देखेंगे। जहाँ पे फर्स्ट टाइप होता है, बोलो जी, सॉलिड, सेकंड होता है लिक्विड, थर्ड होता है बोलो गैसियस फॉर्मेट, और नेक्स्ट जो एक और 5वां जो फॉर्मेट दिया है वो हम देखेंगे, 14वां फॉर्मेट, वो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन उससे भी पहले हम देख लेते हैं कि मैटर्स को हम मैक्सिमम 3 टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। एक होता है हमारा सॉलिड, दूसरा होता है हमारा लिक्विड, तीसरा होता है हमारा गैसेस। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो फ्लूइड कभी भी नहीं दिख रहा है, लेकिन बच्चों ध्यान में रखो, फ्लूइड इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड एंड गैस। क्या कहा मैंने, लिक्विड और गैस को कंबाइंडली हम क्या ट्रीट करते हैं, हम इसको ट्रीट करते हैं एज अ फ्लूइड। क्या ट्रीट करेंगे, हम इसको एज अ फ्लूइड ट्रीट करेंगे। अब बोलो कि भैया फ्लूइड है तो फिर इसका प्रॉपर्टी क्या है। इन मैटर्स के फॉर्म को देख के आप फ्लूइड का प्रॉपर्टी, फ्लूइड का एग्जिस्टेंस आप बता सकते हो। ठीक है, सो नथिंग बट सॉलिड के बारे में आप सबको पता है कि ऐसा सब्सटेंस, ऐसी चीज दैट हैव इट्स ओन शेप, दैट हैज इट्स पर्टिकुलर शेप एंड साइज। जिसको एक पर्टिकुलर शेप है, जिसको एक पर्टिकुलर साइज है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। और जब हम आते हैं भैया लिक्विड पे, तो लिक्विड और गैसेस के बारे में हम एक चीज़ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या कि इन दोनों को खुद का एक कुछ शेप नहीं होता है, इन दोनों को खुद का एक शेप नहीं होता है। ये क्या है, जिस भी कंटेनर में डालो उसका क्या करते हैं लोग, शेप अटेन कर लेते हैं या शेप गेन करते हैं। तो इसीलिए फ्लूइड्स आर नथिंग बट सच सब्सटेंस विच डू नॉट हैव देयर ओन डेफिनाइट शेप। उनको खुद का एक डेफिनाइट शेप नहीं होता है। इसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड्स के तहत ट्रीट करेंगे। हमारी बात ध्यान में, तो फ्लूइड्स आर नथिंग बट ऐसे सब्सटेंस दैट नॉट गेन their own shape and size. Okay, they attain the shape and size of that container in which they are poured or in which they are kept. अरे बात ध्यान में, ये फ्लूइड का हम बेसिक में डिफाइन कर सकते हैं। अब जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी की तरफ आ रहे हैं तो भैया इनका थोड़ा सा हम इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वो कैसा, सबको मालूम है भैया कि सॉलिड के अंदर में ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, बिल्कुल डेंसली पैक्ड होते हैं। क्या होता है, डेंसली पैक्ड होता है। अब डेंसली पैक्ड यानी क्या, ये जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे के साथ इतने टाइटली बॉन्डेड होते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस जो है वो बहुत कम होता है। क्या कहा मैंने, ये जो स्पेस है कैसा होता है, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबली स्मॉल स्पेस होता है। क्यों, इसी वजह से स्पेस भी स्मॉल होता है क्योंकि दे आर कैसे बॉन्डेड है, कॉम्पैक्टली बॉन्डेड है, कॉम्पैक्टली बॉन्डेड। देखो इनके बीच में आपको स्पेस बहुत ही कम दिख रहा है, ये मूव नहीं कर सकते, अपने पोजीशंस को छोड़ नहीं सकते। क्यों, क्योंकि भैया कहीं पे स्पेस बचा ही नहीं है। अरे बात ध्यान में, इसी की वजह से क्या होता है कि इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। क्या के लिए, सॉलिड्स के लिए। ठीक है ना, इनकी जो मॉलिक्यूल्स है इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो
बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसीलिए ये जो सॉलिड्स होते हैं दे हैव अ रिजिड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है इनको? रिजिड स्ट्रक्चर होता है। अब बोलोगे कि सर रिजिड नाम क्या है, नया नाम दिख रहा है हमें रिजिड। हाँ जी, तो एक चीज़ ध्यान में रखना, रिजिड यानी ऐसा सरफेस, ऐसा सब्सटेंस, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर एक्सटर्नल जो हम फोर्स लगाते हैं उसका जो इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल रहता है। चाहे कितना भी बड़ा फोर्स लगा दो उसका जो इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल होता है। इसका मतलब क्या कि जब हम इस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, इस बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उस वक्त ये बॉडी कंप्रेस नहीं होती है। अरे बात ध्यान में। तो इस टाइप के बॉडीज को हम क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी। माना कि इस यूनिवर्स में ऐसा एक परफेक्ट रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं होता है, ठीक है ना। सबको मालूम है कि भैया इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि जिसको हम परफेक्ट कह सकते हैं। ना ही कोई ह्यूमन बीइंग है, ना ही कुछ और सब्सटेंस एग्जिस्ट होता है कि जो एकदम परफेक्ट है, एकदम प्योर है, ठीक है ना। हम कैसा, हमारे स्टडीज़ के लिए हम उसको एक इमेजिन करते हैं कि भैया इट इज इन इट्स मोस्ट प्योर फॉर्म, ठीक है ना। हम इसको इमेजिन करेंगे कि भैया परफेक्टली रिजिड। स्टोन ले लो, पत्थर, बड़ा सा पत्थर, ये दीवार, इस दीवार को आप कितना भी मारो, है अभी दिखेगा नहीं आपको, बोर्ड के पीछे दीवार है, कितना भी मारो इस दीवार को, भैया कॉम्प्रेस होंगी क्या? कॉम्प्रेस नहीं हो रही है, ठीक है ना, कॉम्प्रेस नहीं हो रही। तो इसको हम रिजिड सरफेस कहेंगे दीवार को। बट एक्चुअल में परफेक्ट रिजिड बॉडी है क्या? नहीं। इसको यदि हम जोर से हथौड़ा लेके मारे तो हो सकता है ये टूट जाए, ये फूट जाए। अरे बात ध्यान में। तो परफेक्टली रिजिड तो ऐसी कुछ बॉडी एग्जिस्ट होती नहीं है, लेकिन हम कंसिडर कर सकते हैं स्टोन हो गया, एक आधा वॉल हो गया कॉन्क्रीट का, इससे हम परफेक्टली रिजिड बॉडी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पे हम इसको क्या क्या है एक्सप्लेन कर दिया। अब जब बात जहाँ तक आती है भैया लिक्विड और गैसेस की, तो मैं इन दोनों के लिए कंबाइनली ड्रॉ कर देता हूँ। सबको मालूम है कि लिक्विड में जो है वो जो मॉलिक्यूल्स है थोड़े से स्प्रेडली होते हैं, थोड़े से स्प्रेड होते हैं। दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस है वो कुछ अमाउंट में होता है एज कम्पेयर टू दिस। इसीलिए इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा सा वीक होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। अरे बधन में। और जहाँ पे हम गैसेस के बारे में आते हैं, गैसेस की तरफ आते हैं, तो गैसेस में आप सबको मालूम है कि गैसेस सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स बहुत ही वाइडली स्प्रेड होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत वाइडली स्प्रेड होते हैं। इसका मतलब क्या है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, जो अंतर है, वो बहुत ज़्यादा होता है। दे आर वाइडली स्प्रेड। और इसी की वजह से क्या है, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है। इसीलिए दिस मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव इन द एयर। मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? फ्री टू मूव इन द एयर होते हैं। इसीलिए क्या है, जब भी हम गैस किसी कंटेनर में डालते हैं तो वो क्या करते हैं, वो भैया उस कंटेनर का शेप साइज अटेंड कर लेते हैं। उसी तरीके से लिक्विड का भी सेम कंडीशन है। लिक्विड में भी जो है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि नेग्लिजिबल है, होता है बट बहुत वीक होता है, ठीक है ना। इसीलिए इसका भी सेम कंडीशन है कि जो भी कंटेनर में हम डाल देते हैं उसका वो शेप और साइज गेन कर लेता है। तो ये हमने बेसिक्स में हमारे जो मैटर्स होते हैं उसकी जो 3 टाइप्स हमने यहाँ पे स्टडी किया है। आई बात ध्यान में, हमने क्या किया, इसमें 3 टाइप्स को स्टडी किया है, जहाँ पे हमने लिक्विड और गैसेस को एज अ कंबाइन में क्या कंसिडर करेंगे, एज हम कंबाइन में इसको फ्लूइड्स कंसिडर करेंगे, और जिसके बारे में आज हमें यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर में क्या करना है, पढ़ना है। इसके प्रॉपर्टीज, इसके कुछ फंक्शंस जो भी होगा फ्लूइड्स के बारे में, या पूरा का पूरा इस चैप्टर के अंदर में स्टडी करने वाले हो, ठीक है। तो भैया टॉपिक का नाम डाल लो आप अपने कॉपीज में, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। उसके अंदर बेसिक्स में लिख लो मैटर्स दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू मोस्टली 3 टाइप्स, जहाँ पे सॉलिड्स हो गया, लिक्विड्स हो गया, गैसेस हो गया। जहाँ पे सॉलिड्स के बारे में मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया, लिक्विड और गैसेस का भी मैंने डेफिनेशन बता दिया, उसका मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से हमने उसका कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे कर लिया है। यहाँ पे लोएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मिडल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। ओके, हाँ, ये बात हमने अभी यहाँ पे पढ़ ली है। अब हम थोड़ा सा कुछ नया चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। ये समझ गया सबको, बहुत ही सिंपल है, आपने अपने बचपन के क्लासेस में पढ़ा है ये सब बातें, मैंने यहाँ पे आपको कुछ भी नया नहीं बताया। ओके, हाँ। तो जब हम बात करते हैं फ्लूइड्स, नथिंग बट लिक्विड और गैसेस की, ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे फिर से आपको पता होना कि जब कभी भी कोई कंटेनर हम लेते हैं और उस कंटेनर में यदि हम फ्लूइड्स डालते हैं, फ्लूइड्स, जब भी मैं फ्लूइड शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो भाई लोग समझ जाना कि सर यहाँ पे लिक्विड एज वेल एज गैसेस की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे सेपरेटली डिफाइन नहीं करने वाला कि लिक्विड ही, या सेपरेटली डिफाइन नहीं करने वाला कि गैसेस। हाँ, जहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज या कुछ पर्टिकुलर कंसेप्ट पढ़ना है वहाँ पे मैं बोलूँगा कि भैया इस कंटेनर में लिक्विड डाला, इस कंटेनर में गैस है करके, ठीक है। अब जनरलाइज मैं आपको बता रहा कि ये कंटेनर ले लिया मैंने, कौन सा भी कंटेनर लो भाई, ग्लास का लो, वुड का लो, स्टील का लो, जर्मन का लो, कुछ भी लो, आपकी मर्जी। एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में मैंने क्या पॉर किया,
भैया इसमें फ्लूइड डाल दिया मैंने, अब बोलो कि भैया पानी डाल दिया, सिंपल कंसेप्ट, स्पेसिफिक आराम है, पानी डाल दिया तो भैया क्या हो गया, यहाँ पे फ्लूइड डालने की वजह से क्या हो गया, इस कंटेनर ये फ्लूइड से भर गया। अब जब ये कंटेनर ये फ्लूइड से भर रहा है तो क्या हो रहा है कि ये जो फ्लूइड है ना, ये फ्लूइड क्या कर रहा है, बोलो फ्लूइड क्या कर रहा है, ये जो फ्लूइड्स है ना, ये फ्लूइड इस कंटेनर के बॉर्डर पे, इस कंटेनर के जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे एक कुछ प्रेशर क्रिएट कर रहा है। प्रेशर क्रिएट कर रहा है, नहीं कर रहा है, सिंपल फंडा लो भाई, एखादा प्लास्टिक लो, प्लास्टिक, खाली प्लास्टिक पकड़ो हाथ में, ठीक है ना, जो शक्कर भर के आता है वो खाली प्लास्टिक लो, कितना लाइट वेट होता है, बहुत लाइट वेट होता है। अब क्या करो, उस प्लास्टिक में पानी पोर करो, अरे बात है ना, ठीक है, पानी पोर किए तो पानी ने क्या किया, उस प्लास्टिक का शेप तो ले लिया, जो भी शेप का प्लास्टिक होगा। आपने महसूस किया क्या, जब वो पानी में पोर कर रहा तो उसके साथ साथ जैसे मैं पोर कर रहा, मेरे प्लास्टिक का जो वेट है वो अपने आप बढ़ रहा है। हाँ जी, तो प्लास्टिक का वेट क्यों बढ़ रहा है, प्लास्टिक का वेट बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि हम इसमें कुछ चीज फिल कर रहे हैं, चीज फिल करने के साथ वेट बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या कि ये जो फ्लूइड है, ये जो पानी है जो मैं उस प्लास्टिक में डाल रहा हूं, वो पानी उस प्लास्टिक के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट कर रहा है। क्या क्रिएट कर रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है। आज बात ध्यान में, तो उस प्रेशर की वजह से हमें क्या फील हो रहा है, वो प्लास्टिक वेटेड फील हो रहा है, वेटेड यानी गीला नहीं, वजनदार फील हो रहा है। क्यों, क्योंकि भैया उसका वेट आ गया, वेट आ गया, नथिंग बट क्या कर रहा है, वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है। आज बात ध्यान में, और यदि प्लास्टिक एकदम पतला प्लास्टिक है उसमें, और उसके हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा वेटेड उसमें पानी डाल दिया, एक समय ऐसा आएगा कि ये इधर से स्वेल होगा, इधर से स्वेल होगा। दूसरा कंसेप्ट लो, इस टिप को पैक कर लो, टिप को क्या करो भैया, पैक कर लो। आप देखोगे कि जैसे जब टिप पैक करते होंगे ना, तो पानी इधर इधर से निकलना चालू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये पानी जो है ना, जिसमें भी हम पोर करते हैं ना, उसके वॉल पे ये एक प्रेशर क्रिएट करना चालू करता है। क्या क्रिएट करना चालू करता है, इसके वॉल्स पे प्रेशर क्रिएट करना चालू करता है। समझे, समझे, प्रेशर क्रिएट करता है। तो हम यहाँ पे एक टॉपिक जो पढ़ने वाले वो है प्रेशर, प्रेशर। अरे बात ध्यान में, यहाँ पे जो हमें पढ़ना है फ्लूइड्स के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है प्रेशर। हाँ जी, तो प्रेशर समझ गया क्या होता है, नथिंग बट प्रेशर, नथिंग बट क्या होता है, फोर्स, नथिंग बट क्या होता है, फोर्स। फोर्स अप्लाइड कहाँ पे, जितना सरफेस एरिया इस फ्लूइड के कांटेक्ट में है, उतने सरफेस एरिया के ऊपर ये फ्लूइड क्या डेवलप कर रहा है भैया, प्रेशर डेवलप कर रहा है। तो एक सिंपल कंसेप्ट मैं बोलता हूँ यहाँ पे, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। क्या होता है भैया प्रेशर, ये होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। आई बात ध्यान में। अब इसका यदि आपको सिंपल में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इसके लिए बहुत सारे हमारे जनरल लाइफ में एग्जांपल्स है। देखो भैया, फिजिक्स ही हमारा जनरल लाइफ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। फिजिक्स को ना आप ऐसा रटो नहीं, फिजिक्स को ना जब भी जितने भी एग्जांपल्स आते हैं ना, वो एग्जांपल सभी के सभी, मैक्सिमम एग्जांपल्स आपके अगल बगल में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है ना। उनको आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि भैया इसके ऊपर भी फिजिक्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, आपने, ठीक है। ये सब बातें हम यहाँ पे पढ़ने वाले फिजिक्स में, तो इसलिए इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू लो, उसको एकदम ऐसा रट्टा फै ना करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो भी एक्सप्लेन करूंगा मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल बेस्ड आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, तो जरा देख लो, ठीक है। प्रेशर नथिंग बट क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। सिंपल फंडा है, ठीक है, सिंपल फंडा है। अब एक चीज बता रहा मैं, ठीक है ना, ये सपोज एखादा सिंपल सा एक प्लाई का टुकड़ा ले लो, वुड का टुकड़ा है, वुड का थिन प्लाई है, थिन प्लाई, अरे बात है ना, थिन प्लाई, जिसको हमने क्या किया, ऐसा इसको यहाँ पे हमने सपोर्ट दे दिया नीचे से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस प्लाई के ऊपर इसके लेंथ के इक्विवेलेंस, एक वेटेड ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। वेटेड ऑब्जेक्ट क्या कर दिया मैंने, प्लेस कर दिया। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे करके देखो तो आप ये चीज पाओगे क्या, कि जब मैंने ये कुछ, ये बिल्कुल पतला है, पतला थिन शीट है, इसके ऊपर मैंने अच्छा खासा वेटेड वाला एक आयरन का टुकड़ा रख दिया, ठीक है। आप देखोगे कि ये जो है ना प्लाई, ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, इस तरीके का बेंड हो जाएगा, इसमें बेंड आ जाएगा, ठीक है, जब ये आड़ा रखा गया है। लेकिन टूटेगा क्या प्लाई, नहीं टूटने वाला। क्यों, क्योंकि ये जो इसका जो वेट है ना, किसका, ये जो मैंने रॉड रखा है यहाँ पे, कौन सा रॉड, आयरन रॉड।
आयरन रॉड जो रखा है ना, इसका जो वेट है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इसका वेट इतने एरिया में, प्लाई के इतने एरिया में इसका जो वेट है ना, ये क्या हो गया भैया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। नथिंग बट इसका जो वेट है, नथिंग बट इसका जो प्रेशर गिर रहा है इसके ऊपर, ये कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेशर है। अरे बधन में इतने एरिया के ऊपर इतना प्रेशर गिर रहा है। सपोज मैंने मान लिया कि भैया मेरा ये 10 kg का रॉड था, सिंपल इमेजिन कर रहा 10 kg का रॉड था और एक बहुत ही पतली सी शीट है, इसको मैंने इस तरीके से रख दिया। तो ये 10 kg है ना, ये इक्विवेलेंस इतने एरिया में डिवाइड हो गया है। अरे बात ध्यान में। अब मैं क्या करता, ये बेंड हो गया, टूटा क्या नहीं टूटा। अब मैं सेम एक्सपेरिमेंट करता। अब मैं क्या करता, इस रॉड को हल्के से उठा लेता, आयरन रॉड को, और इस रॉड को मैं खड़ा करके सेंटर में रखता। इसका मतलब क्या, अभी मैं सेकंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ। सिमिलर टाइप का मैंने एक वुडन का शीट लिया, सिमिलर उसको मैंने 2 सपोर्ट यहाँ पे लगा दिया। लेकिन क्या किया, ये जो रॉड था ना, वही रॉड मैंने आड़ा सुलाते हुए उसको क्या किया, मैंने इस तरीके से इसको खड़ा सुला दिया, ऐसा खड़ा रख दिया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका जो 10 kg का जो वेट था भाइयों, ये जो 10 kg का वेट था, अभी ये 10 kg का वेट इतने एरिया में क्या हो रहा है, इक्विवेलेंस डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि नहीं हुआ। इसका जो वेट है ना, वो इतनू से ही एरिया में गिर रहा है। अब जब इस रॉड का वेट 10 किलो का इतनू से एरिया में गिरेगा, तो आप देखोगे कि जैसा ही मैंने इसके ऊपर रखा, वैसा ही ये प्लाई तड़ करके टूट गया। क्या हो गया भैया, ये यहां से ब्रेक हो गया प्लाई। क्यों ब्रेक हो गया, क्योंकि इसका जो वेट था वो कम एरिया पे गिरा करके प्लाई क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अरे बात ध्यान में। आप कभी किसी चीज के ऊपर चढ़ते हो, बहुत फ्लेक्सिबल चीज होती है, तो आपकी मम्मी बोलती है कि भैया दूर दूर पैर खड़े होके रख के खड़ा हो जा, एक ही जगह पे पूरा का पूरा वेट ना दे। क्यों, यदि आप पूरा का पूरा वेट एक ही जगह पे दोगे तो भैया वो चीज टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अरे बात ध्यान में। यदि आप डिस्ट्रीब्यूटेड वेट दोगे तो भैया वो चीज टूटने के चांसेस थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि आपका 10 kg इतने बड़े एरिया में डिवाइड हो गया। अरे बात ध्यान में। नथिंग बट जो हमने बोला ना, प्रेशर, इस केस में क्या हो रहा है, इस प्लेट के ऊपर, वुडन प्लेट के ऊपर प्रेशर कम गिर रहा है। सॉरी गाइस, इस प्लेट के ऊपर क्या हो रहा है भैया, इस प्लेट के ऊपर क्या हो रहा है, प्रेशर कम है। क्यों, क्योंकि वेट डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। इस केस में इस प्लेट के ऊपर जो प्रेशर है कैसा है, कैसा है प्रेशर, ज्यादा प्रेशर है। क्यों, क्योंकि जो इसका जो एरिया इन कांटेक्ट था, क्या बोला मैंने, एरिया इन जो कांटेक्ट था इस आयरन रॉड के, वो कांटेक्ट एरिया कैसा था, बिल्कुल छोटा था। यहाँ पे जो एरिया है वो बड़ा है, इसलिए हमें नाम क्या देता है, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। व्हाट इज प्रेशर, इट इज नथिंग बट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अब सिंपल फंडा यही से पता चलेगा किस केस में प्रेशर ज्यादा और किस केस में प्रेशर कम। मैंने क्यों बोला भैया, वेट दोनों केसेस में 10 kg है, ठीक है। जो एरिया था, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा है, यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है, ठीक है। मैंने देखो यहाँ पे रिलेशन क्या बन रहा है, P प्रोपोर्शनल टू, अब F तो कांस्टेंट है, मैंने इसको F ले लिया, चलो, अपॉन A। अब देखो जहां पे एरिया कम हो गया उस केस में प्रेशर बढ़ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना जी। प्रेशर और एरिया कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया कम हो गया, फोर्स तो भैया उतना ही है, फोर्स कितना है उतना ही है, फोर्स कांस्टेंट है। एरिया कम हो गया भैया, प्रेशर बढ़ गया, एरिया कम हो गया, प्रेशर भैया बढ़ गया, मोर, इसीलिए टूट गया। हाँ जी, इस दूसरे केस में मैं क्या करूंगा, दूसरे केस में मैंने एरिया बढ़ा दिया, मैंने क्या किया अभी, एरिया बढ़ा दिया, एरिया बढ़ा दिया, तो भैया प्रेशर क्या हो गया, अपना प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए ये वाला जो प्लेट है इस केस में कम प्रेशर महसूस करेगा, जबकि इस केस में ये जो वुडन का प्लेट है वो ज्यादा प्रेशर महसूस करेगा। सो व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। कितने एरिया में फोर्स लग रहा है वो डिफाइन करेगा कि भैया उतने एरिया के ऊपर या उस सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर एक्ट हो रहा है, कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। ये बात होगी भैया प्रेशर की। सिंपल फंडा है, मैंने ज़्यादा डीपली उसको एक्सप्लेन किया होगा ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है ना। एग्जांपल लेंगे तो सिंपल कंसेप्ट पे ध्यान रखना, जब कभी भी हम फ्लूइड किसी कंटेनर में पोर करते हैं तो भैया वो फ्लूइड उस कंटेनर के बिल्कुल एजेस पे, उस कंटेनर के बॉर्डर पे क्या करता है, उस कंटेनर के बॉर्डर पे एक प्रेशर एक्सर्ट करता है जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अबाउट दिस बॉर्डर्स। जहाँ तक लिक्विड फिल है उस एरिया तक, उस लेवल तक इक्वल प्रेशर है क्या करता है, एक्सर्ट्स करता है ओवर द वॉल ऑफ कंटेनर। अरे बदन में आपने देखा ना डैम फूट जाता है, बहुत बार देखा होगा डैम, डैम सबको मालूम है ना, डैम, वाटर डैम्स, वाटरफॉल्स, वो बहुत बार देखा होगा डैम फूट गया। क्यों डैम फूट गया,
जब बारिश का मौसम होता है वहाँ पे डैम का एक लेवल होता है, उस लेवल तक जैसे ही पानी आ जाता है डैम में से पानी छोड़ना चालू कर देते हैं। यदि उस लेवल तक पानी आने के बाद भी हम डैम से पानी यदि नहीं छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो जो पानी है उस डैम के वॉल के ऊपर एक्सेस ऑफ प्रेशर डालना चालू कर देता है। और जब डैम कंस्ट्रक्ट करते तो उस डैम का एक लिमिटेड, एक मैक्सिमम प्रेशर सहन करने का उसका एक कैपेसिटी होता है। यदि उस डैम को उस प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर मिला पानी का तो भैया डैम क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। इसीलिए जो होता है ना वो पानी का लेवल इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर बढ़ने नहीं देते। जैसे बारिश का मौसम होता है देखे होंगे डैम के दरवाजे खोल दिए, क्यों दरवाजे खोल दिए, यदि हमने डैम के दरवाजे नहीं खोले तो जो पानी है उसका लेवल बढ़ जाएगा। ज़्यादा पानी बढ़ने की वजह से वो पानी क्या है, उस वॉल के ऊपर एक्सेस प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से वॉल फूट सकता है, डैम के जो वॉल है वो फूट सकते हैं। समझ गया, प्रेशर समझ गया, बड़ा ही सिंपल फंडा है। अरे बात ध्यान में, तो ये मैंने अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, जरा एक बार देख लो प्रेशर क्या होता है, ठीक है। ओके, तो उसको नोट डाउन कर दो उसको अच्छे से, जो मैंने एक्सप्लेन किया पूरा का पूरा। हाँ जी, चलो अभी हम देख रहे थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया था कि जो फ्लूइड्स होते हैं, एक आइडियल फ्लूइड जो मैंने बताया था, जैसा कि रिजिड बॉडी बताया था कि आइडियली ऐसा कुछ परफेक्टली एग्जिस्ट नहीं होता है, लेकिन हम उसको इमेजिन करते कि भैया आइडियल यदि होगा तो कैसे होगा। तो हम फ्लूइड की भी बात करेंगे। यदि हम आइडियल फ्लूइड किसी को कंसिडर करते हैं तो उस आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए। तो 4 प्रॉपर्टीज आप लिख लो। जो 4 प्रॉपर्टीज क्या क्या कि जो आइडियल फ्लूइड होता है वो एक नॉन विस्कस फ्लूइड होना चाहिए, ठीक है, नॉन विस्कस फ्लूइड होना चाहिए। जो आइडियल फ्लूइड होता है उसका फ्लो कैसा होना चाहिए भैया, कांस्टेंट होना चाहिए। जो आइडियल फ्लूइड होता है उसका जो फ्लो हो इरोटेशनल होना चाहिए। जो आइडियल फ्लूइड होता है उसका जो डेंसिटी होना चाहिए वो कांस्टेंट डेंसिटी थ्रू आउट होना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि हर एक फ्लूइड को कुछ ना कुछ विस्कस होता है, फ्लूइड्स में कुछ ना कुछ विस्कसिटी होती है। डीजल ले लो, ठीक है, शुगर सिरप ले लो, ये भी फ्लूइड के अंडर में आते हैं, ये भी विस्कस सब्सटेंस है। तो आइडियल ऐसे एग्जिस्ट नहीं होते, लेकिन उनका कहना है कि यदि कोई फ्लूइड आइडियल है तो एक नॉन विस्कस होना चाहिए। उसका फ्लो भैया कांस्टेंट होना चाहिए। आपको मालूम है फ्लूइड कितना भी रहने उसका फ्लो कांस्टेंट हो भी सकता है, कांस्टेंट नहीं भी हो सकता, और डिपेंड करता है उस कंडीशन के ऊपर। सेकंड जो बात की कि फ्लो इरोटेशनल है, जब हम फ्लो के बारे में पढ़ेंगे कि भैया फ्लो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है टर्बुलेंट फ्लो, एक होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो यानी कांस्टेंट फ्लो होता है जहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो पूरी एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं उसे, या स्टडी फ्लो कहते हैं उसे। दूसरा जो होता है वो टर्बुलेंट फ्लो होता है जहाँ पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक डायरेक्शन में फ्लो ना होते हुए बिल्कुल आड़े तेड़े डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। उसके एग्जांपल यदि आपको देना चाहूँ मैं काय के टाइप ऑफ फ्लो के, जो टर्बुलेंट फ्लो का होता है उसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, जब बाढ़ आती है नदी में, नदी की बाढ़ देखो सबने, जब नदी में बाढ़ आती है उसका जो उस वाटर का जो फ्लो होता है उसे हम टर्बुलेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो वाटर देखो ऐसा जाता है, इस टाइप से रोटेट होता है, ठीक है ना, ऐसी उल्टा फेंकता है, इसका मतलब एक स्टडी टाइप से जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, उसको टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। ये टर्बुलेंट फ्लो कब एग्जिस्ट होता है? जब वाटर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, एक पर्टिकुलर प्रेशर होता है। जैसे हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं भैया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसी तरीके से प्रेशर का भी एक थ्रेशोल्ड प्रेशर होता है, ठीक है ना, मिनिमम प्रेशर, ठीक है ना। उस प्रेशर के ऊपर यदि कोई भी वाटर का फ्लो होता है तो वो जो स्टडी फ्लो है वाटर का वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्बुलेंट में फ्लो कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल कंसेप्ट है, इसके ऊपर से मैं बता ही देता हूँ। अब आ ही गया टॉपिक कांस्टेंट फ्लो के ऊपर, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते। ये तो भैया समझ गया होगा आपको, मुझे पता है, बिल्कुल समझ गया होगा। बेसिक एग्जांपल है, घर पे जाके सेम काम करो, जाके अपने बेड पे कूदने की कोशिश करो, चाहे बेड टूट जाए, ठीक है। हाँ, तो हम देखते हैं भैया टाइप ऑफ फ्लो, टाइप ऑफ फ्लो। एक होता है स्टडी फ्लो, या उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। दूसरा जो होता है वो होता है क्या? टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। एक क्रिटिकल फ्लो होता है, ठीक है ना, क्रिटिकल क्या बोला मैंने, वाटर का मूवमेंट होता है, क्रिटिकल प्रेशर होता है, ठीक है ना। उसके अबाउट क्या होता है, एक टाइम पे स्टडी फ्लो जो है ना वो टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब स्टडी फ्लो यानी क्या, नथिंग बट, ध्यान में रखना, व्हाट इज स्टडी फ्लो, नथिंग बट द कांस्टेंट फ्लो। नथिंग बट जब आप गार्डनिंग करते हो, पानी डालते हो, अपने नल का प्रेशर, जो म्यूनसिपैलिटी के नल होते हैं भैया उनका प्रेशर कैसे होता है, हाँ, बहुत से बार आपको वहाँ से भी टर्बुलेंट की क्या बोले, टर्बुलेंट फ्लो वहाँ से भी निकला हो, क्योंकि जब नल आता है स्टार्टिंग में तो एयर बहुत फेंकता है, ठीक है ना, कभी कभी आना जाना करता है, तो टर्बुलेंट फ्लो आपको वहाँ पे
एक्सपीरियंस किया हो आपने, लेकिन जब एक कांस्टेंट नल आता है तो उस वक्त हम क्या बोलते हैं, उसको एक स्टडी फ्लो होता है कि जहाँ से बिल्कुल एक हमारा ये सपोज ये पाइप है, तो इस पाइप से बिल्कुल स्टडी मोशन में हमारा क्या गिरते रहता है, पानी गिरते रहता है। हाँ, चाहे हम पाइप को प्रेशराइज करें तो पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा, पाइप का जो ओपनिंग है ना एरिया हम कम करेंगे तो ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ जाएगा। फिर से वही बात, एरिया कम करो प्रेशर बढ़ जाएगा। यहाँ पे फिर से आपको एक एग्जांपल मिल गया। मैंने कहा है ना भैया फिजिक्स आपका डेली लाइफ का है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं हर जगह पे फिजिक्स लगता है, ठीक है, समझ गया। तो ये जो स्टडी फ्लो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो, क्योंकि यहाँ से आने वाला जो वाटर है उसका जो प्रेशर है वो कैसा है, बहुत कम प्रेशर है। अपना नल रे म्यूनसिपालिटी का नल, कहाँ इतना प्रेशर होता है क्या, नहीं, बिल्कुल छोटा सा प्रेशर होता है। वही जब बाढ़ आ जाती है, नदी में बाढ़ आती है ना, तो वहाँ पे फ्लो देखो भैया, ये ऐसी जा रहा, ये ऐसी जा रहा, ये ऐसी कोई पलट रहा, ये ऐसी नीचे में जा रहा, आ रही बात ध्यान में, ये ऐसी गोल 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 घूम रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे जो प्रेशर है ना वो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से क्या है, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना किसके, ये वाटर के, इनका जो फ्लो होता है ना वो इस तरीके का स्टडी नहीं होता है। वो एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक रोटेशनल मोशन करेंगे। यहाँ पे उसने देखो कि भैया फ्लो इज इररोटेशनल। फ्लो कैसा होता है आइडियल फ्लूइड का, इररोटेशनल। लेकिन आपने देखा होगा नदी में जब बाढ़ आती है, आप देखने के होंगे तो ऐसा भौरा बनते रहता है, देखा है, मैं एकदम अपनी गाँवठी भाषा में बता रहा हूँ, बताया ना, आता है ना, टैब आता है ना वहाँ पे, टैब समान, ठीक है ना, वो रोटेशनल फ्लो हो गया। लेकिन आइडियल फ्लूइड क्या कहता है कि भैया फ्लो कैसा नहीं होना चाहिए, फ्लो रोटेशनल नहीं होना चाहिए, इरोटेशनल फ्लो होता है आइडियल फ्लूइड का। तो हम मान लें कि नदी का पानी फ्लूइड नहीं है करके, नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो आइडियल प्रॉपर्टीज है ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन जो एग्जिस्ट नहीं होती उसको छोड़ दो। हमारा जो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स होता है, जो कि मैंने कहा था कि फ्लूइड अपना शेप और साइज गेन करता है, जिस कंटेनर में डालो उसका शेप साइज गेन करता है। फ्लूइड्स वो फ्लो हो सकते हैं, सिंपल फंड है। ये दो तीन कंसेप्ट है जो कि आपको फ्लूइड के प्रॉपर्टी के बारे में ध्यान में रखना है। यहाँ पे हमने टाइप ऑफ फ्लो भी एक्सप्लेन कर दिया। एक होता है स्टडी फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, जहाँ पे कांस्टेंट फ्लो ऑफ लिक्विड होता है। दूसरा होता है भैया टर्बुलेंट फ्लो, जहाँ पे जो फ्लो ऑफ लिक्विड है वो कांस्टेंट नहीं होता है। यहाँ पे मैंने बता देना है कि वाटर का जो प्रेशर है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और इस केस में मुझे बताना है कि जो वाटर का प्रेशर होता है वो कम होता है। नथिंग बट वाटर का प्रेशर नथिंग बट व्हाट, फ्लो। जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा फ्लो स्ट्रॉन्ग, जितना कम प्रेशर उतना फ्लो कम, ठीक है ना। ये सिंपल कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ फ्लोज में, ठीक है ना। तो स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो दो टाइप के फ्लोज आपके पास अवेलेबल है, इनके बारे में लिख लो और जो मैंने बताया उसको सिंपल से ध्यान में रखो। बाकी जो चीज़ है नोट्स में इसके डेफिनेशंस आपको एक्यूरेट डेफिनेशंस मिल जाएंगे, ठीक है, समझ गया। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ये आइडियल फ्लूइड हो गया। आइडियल फ्लूइड के प्रॉपर्टीज लिख लो, चार प्रॉपर्टीज, नॉन विस्कस होना चाहिए, फ्लो कांस्टेंट होना चाहिए, फ्लो इरिटेशनल होना चाहिए, कांस्टेंट डेंसिटी होना चाहिए। और जब हम आते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रिप फ्लूइड, तो भैया वहाँ पे एक चीज़, दो से तीन चीज़ें, ज़्यादा नहीं है वहाँ पे। क्या, सिंपल फंडा कि फ्लूइड डू नॉट हैव देयर ओन शेप एंड साइज। सेकेंड, दे फ्लो, मीन्स फ्लो होता है वो, ठीक है ना। और क्या होता है कि उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, वीक होता है, ठीक है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हम यहाँ पे दो चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। दो टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं, एक होता है कोहेसिव फोर्स, दूसरा होता है अधेसिव फोर्स। फॉर द फ्लूइड्स से हम बात करेंगे, वहाँ पे कोहेसिव फोर्स और अधेसिव फोर्स, दो टाइप्स ऑफ फोर्स आपको पढ़ना है, वो हम पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पे इतना चीज़ ध्यान में रखो कि भैया फ्लूइड्स अपना खुद का शेप साइज नहीं होता है। फ्लूइड्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, फ्लो होता है, उनका एबिलिटी होता है फ्लो होने के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या बोल सकते हैं हम लोग, हाँ, यदि हम उसको क्या बोले, फ्लूइड्स को यदि हम प्रेस करते हैं, ठीक है ना, तो डिफॉर्म नहीं होता। हमने यहाँ पे शायद से इलास्टिसिटी लेसन है आपके क्लास 11th में, ठीक है ना, वहाँ पे हमने पढ़ाया था इलास्टिसिटी, ठीक है ना, प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी। रिजिड बॉडी वहाँ पे हमने देखे थे, रिजिड बॉडी, इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी। रिजिड बॉडी यदि हम यहाँ पे कोई फोर्स करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो यहाँ से इंटरनल फोर्स ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स एक तैयार होता है, जो क्या करता है, बॉडी को ओरिजिनल शेप और साइज रिगेन करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है ना। उसी को कहते हैं हम डिफॉर्मिंग फोर्स। बॉडी डिफॉर्म हो रहा है, जब प्रेशर लगा रहा तो बॉडी का शेप और साइज चेंज हो रहा है, बॉडी डिफॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो रिजिड बॉडी है तो उसके ऊपर इस फोर्स का कुछ भी इफेक्ट होने वाला नहीं है। मैं दीवार को कितना भी लात मारूं, मेरा पैर टूट जाएगा, दीवार नहीं टूटेंगे। ये बात हो गया रिजिड बॉडी की। लेकिन वही दूसरी बॉडी, इलास्टिक बॉडी, यदि हम लेते रबर इलास्टिक, ठीक है ना, यदि हम इसके प्रेशर लगा दिया और हमने छोड़ दिया
तो ओरिजिनल शेप और साइज रिगेन करता है। कौन? इलास्टिक बॉडी। बट वाटर या फ्लूइड्स, यदि हम उसको प्रेशर लगाते हैं और प्रेशर छोड़ देते हैं तो क्या वो अपना शेप और साइज रिगेन करेगा? नहीं करेगा, ठीक है ना। सो उनके पास डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं होता, ठीक है ना। देखो ना, कैन नॉट क्रिएट डिफॉर्मिंग फोर्स, एक हमारे पास इसका चौथा एक फ्लूइड का एग्जाम्पल बोलो या फिर प्रॉपर्टी बोलो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्लो हो गया और टाइप्स ऑफ फ्लूइड हो गया यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पे अभी हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जहाँ पे देखेंगे कि यदि हम एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर करते हैं हमारे लिक्विड या हमारे फ्लूइड के अंदर, तो उस केस में वो इमेजिनरी जो सिलेंडर है वो इस फ्लूइड के ऊपर क्या प्रेशर एक्सर्ट करता है, ये बातें आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कंसिडर कर लो हमारे कोई भी कंटेनर है, कोई भी वेसल है भैया, ये ग्लास का वेसल पकड़ लो, स्टील का पकड़ लो, काय का भी पकड़ लो, इसके अंदर में एक फ्लूइड डाला है। कौन सा फ्लूइड है छोड़ो उसके बारे में, भैया फ्लूइड है तो उसका कुछ ना कुछ डेंसिटी होना है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ वेट होना है। अब इस फ्लूइड के अंदर मैं एक सिलेंडर कंसिडर कर रहा हूँ, ध्यान में रखना, ये कैसा सिलेंडर है, मैं ओरिजिनल ऐसा सिलेंड्रिकल स्लैब नहीं डाल रहा है यहाँ पे, इमेजिनरी सिलेंडर मैंने यहाँ पे कंसिडर किया जो दोनों साइड से ओपन है। एक इमेजिनरी सिलेंडर है भैया, समझ जाओ। हाँ, उस सिलेंडर का जो हाइट है वो मैंने कंसिडर करना है, सिलेंडर का हाइट h कंसिडर करना है, सिलेंडर का हाइट। ये जो सिलेंडर है इसका कुछ ना कुछ भैया वेट होने वाला है। हमारे बात ध्यान में, इस सिलेंडर का हाइट मैंने h कंसिडर किया, इसका कुछ ना कुछ वेट रहने वाला है। ये जो फ्लूइड है इस फ्लूइड का कुछ ना कुछ डेंसिटी रहने वाला है। डेंसिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं जी? रो से डिनोट करते हैं, पता है ना, ठीक है ना। डेंसिटी W हो गया, उसका नथिंग बट एक वेट कंसिडर कर लो, हम बाद में इसके बारे में देखेंगे। H उसका हो गया हाइट, ठीक है। अब ये सिलेंडर क्या कर रहा है, ऑफ हाइट H, ये कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट कर रहा है। क्या क्रिएट कर रहा है? प्रेशर क्रिएट कर रहा है। कहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है? ऑब्वियस है, ये हमने जो सिलेंडर इस कंटेनर के अंदर में कंसिडर किया है, तो ऑब्वियस है ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है वो एक प्रेशर क्रिएट करेगा एट द बॉटम ऑफ दिस सिलेंडर, है कि नहीं। वर्टिकली मैंने रख दिया है सिलेंडर अंदर में, इस सिलेंडर की वजह से एक प्रेशर क्रिएट होगा। कहाँ पे? इस बॉटम, इस कंटेनर के बॉटम के वॉल्स पे एक प्रेशर क्रिएट होगा, और वो प्रेशर मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, दैट इज दिस प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स पर यूनिट एरिया। ये सिलेंडर कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है हमें कैलकुलेट करना है। तो भैया प्रेशर का सबको मालूम है, फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया यानी प्रेशर, अभी सिलेंड्रिकल जितना सरफेस एरिया लेगा उतना A, और फोर्स, अभी सिलेंडर फोर्स कितना अप्लाई करेंगे, व्हाट इज फोर्स? व्हाट इज फोर्स? बोलो, फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू जी। मास इंटू ग्रेविटी, किसका भी फोर्स, जो भी फोर्स होता है नथिंग बट उसका m इंटू जी होता है। अब सिंपल कंसेप्ट है mg अपॉन a। अब भैया यहाँ पे g तो कांस्टेंट रहना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बात हो रही है m की मास। हाँ जी, तो इस सिलेंड्रिकल का मास कितना हो जाएगा? अब सिलेंड्रिकल का मास कैसा निकालते हैं? तो सिंपल कंसेप्ट है, दैट इज सेपरेट लिखूं, सिंपल बताऊं ना आपको कि ये जो मास है ना इस इमेजिनरी सिलेंडर का, वो क्या होना चाहिए बोलो? मास इज नथिंग बट, जल्दी से, सिलेंडर है तो भैया उस सिलेंडर का कुछ ना कुछ वॉल्यूम रहने वाला है, ठीक है। और इस सिलेंडर के अंदर में जो भी फ्लूइड है उसका, उस फ्लूइड का कुछ ना कुछ डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज नथिंग बट मास ऑफ दिस सिलेंडर, सिंपल फंडा। अब भैया इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या? वॉल्यूम इज नथिंग बट व्हाट? वॉल्यूम इज नथिंग बट इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू उसका हाइट, किसका हाइट? इस इमेजिनरी सिलेंडर का हाइट, इंटू डेंसिटी, सबको मालूम है फ्लूइड का डेंसिटी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में m के जगह पे मैं क्या पुट करूंगा? m के जगह पे मैं पुट करूंगा a इंटू एच इंटू रो, ठीक है। m के जगह पे मैंने ये इतना पुट किया, इंटू जी कांस्टेंट था, होल डिवाइडेड बाय मेरा ये ऑलरेडी a। अब यहाँ से देखो भैया ये और ये कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा? h रो g। क्या बचा? h रो g। किसका आंसर बचा भैया? प्रेशर का। तो बोलो जी भैया कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है इस वेसल के बॉटम में ड्यू टू दिस इमेजिनरी सिलेंडर? दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू h इंटू रो इंटू जी, nothing but that pressure created by the imaginary cylinder at the bottom of this vessel, wall of the bottom of this vessel is nothing but h rho g। कितना हो रहा है? nothing but pressure is directly proportional to height of the imaginary cylinder,
प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड या डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। हाँ जी, जी तो भैया कांस्टेंट रहना है, जी क्या है, कांस्टेंट रहना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो मैं ये चीज यहाँ पे लिख नहीं सकता क्या कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच और रो। इसका मतलब क्या कि जितना मैं इमेजिनरी सिलेंडर का हाइट बढ़ाऊंगा उतना प्रेशर बढ़ेगा इस बॉटम के वॉल पे, जितना मैं इस फ्लूइड का डेंसिटी बढ़ाऊंगा उतना प्रेशर बढ़ेगा इस कंटेनर के बॉटम ऑफ दिस वॉल पे। एक चीज यहाँ पे आपने इक्वेशन डिराइव कर दिया है, इक्वेशन डिराइव हो गया आपका क्या कि प्रेशर क्रिएटेड बाय इमेजिनरी सिलेंडर ऑन दिस वॉल ऑफ द सिलेंडर ऑफ द कंटेनर कंटेनिंग एन फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड, इज इक्वल टू एच इंटू रो इंटू जी। कितना है प्रेशर, एच रो जी प्रेशर क्रिएट होगा कहाँ पे, एट बॉटम ऑफ दिस वॉल। काय की वजह से, ड्यू टू इमेजिनरी सिलेंडर। कौन सा सिलेंडर, एक इमेजिनरी सिलेंडर, कितने हाइट का, एच हाइट का। आगे बात ध्यान में, ये चीज ये डेरिवेशन है, बड़ा ही सिंपल है, छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक है, आप इसको इजीली नोट डाउन कर सकते हो। चलो फटाक से नोट डाउन करो, वो टॉपिक लिख दो वहां पे जो अभी मैं बताऊंगा। टॉपिक का नाम है शायद से प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। यहाँ पे जो टॉपिक है वहां पे लिखना है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। आई बात ध्यान में, बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये टॉपिक है, इसमें आपको लिखना है थ्योरेटिकल पार्ट, वो मेरे नोट्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा थ्योरेटिकल पार्ट्स कैसा कैसा लिखना है आपके बोर्ड एग्जाम में। ये तो जस्ट फिलहाल एक्सप्लेनेशन था, वहाँ पे भी मैंने बता दिया है भैया। कंसिडर अ कंटेनर, ग्लास कंटेनर कंटेनिंग अ फ्लूइड, कंसिडर एन इमेजिनरी सिलेंडर ऑफ हाइट h of cross sectional area A at the bottom of this container. Consider a fluid filled inside the container of density rho. ये सब बातें ना आप लिख सकते हो अपने मन मर्जी से, ठीक है। नाउ यू आर ग्रोन अप चाइल्ड्स, ठीक है ना। यहाँ पे हर एक चीज़ जैसे 10 8वीं 9वीं 10वीं में आपको क्वेश्चन आंसर लिख के देना पड़ता है, आप रटते थे, अब रटने की जरूरत नहीं, आपसे आपने खुद से क्रिएट करते आने को होना। यदि आपको कुछ डायग्राम पता है उसके ऊपर से आप डायग्राम का डिस्क्रिप्शन आप खुद लिख के आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा थोड़ा सा एक डेवलप करो खुद के अंदर में, ठीक है। ये सिंपल सा उसका डेरिवेशन है, बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया है, मुझे लगता है कि आपको समझ गया होगा। फट से नोट कीजिए और इसका नेक्स्ट टॉपिक हम अभी लेते हैं।